अब हम बात करेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक के अंदर पहला डिसऑर्डर जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज सीएचपीएस, कंजेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसका दूसरा नाम है इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसके अंदर इंसिडेंस होता है 1:300 का, मतलब 300 में से एक बच्चे को ये होगा। मेल इज टू फीमेल रेशो होता है 4:1। इसके अंदर होता क्या एक्चुअली, तो पाइलोरिक ये जो पार्ट है स्टमक का, इसके जो सर्कुलर मसल्स है इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, लीडिंग टू गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ये आपका इसेफेगस है मान लीजिए। इस इसेफेगस में से ये आपका स्टमक और डिओडेनम है। ये पाइलोरस वाला पार्ट है। इस पाइलोरस वाले पार्ट में आपका ये सर्कुलर मसल्स की हाइपरट्रॉफी के कारण ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, लीडिंग टू गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो पाइलोरस के सर्कुलर मसल्स की हाइपरट्रॉफी लीडिंग टू गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इज बेसिकली सीएचपीएस, दैट इज कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, क्लैरिटी। एरिथ्रोमाइसिन ये जो ड्रग होता है ये बेसिकली आपका रिस्क फैक्टर होता है फॉर सीएच। अगर मदर ये प्रेगनेंसी के दौरान लेती है, या फिर लैक्टेशन के दौरान लेती है, या फिर बच्चा लेता है विद इन 2 वीक्स ऑफ बर्थ, तो इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीएचपीएस। तो कैसा होता है क्लिनिकल फीचर्स इसके? प्रेजेंटेशन होता है वॉमिटिंग का। वॉमिटिंग मतलब क्या? वॉमिटिंग आपकी पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है विद वॉमिटिंग आफ्टर 2 to 8 वीक्स ऑफ द बर्थ। 2 to 8 वीक्स फ्रॉम द बर्थ पेशेंट आएगा वॉमिटिंग करने। ये वॉमिटिंग नॉन बिलियस होती है। नॉन बिलियस की होती है क्योंकि जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन है इट इज प्रॉक्सिमल टू व्हाट, इट इज प्रॉक्सिमल टू एम्पुल ऑफ वेटर। एम्पुल ऑफ वेटर के प्रॉक्सिमली ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए आपकी वॉमिटिंग नॉन बिलियस। दूसरा, आपकी जो वॉमिटिंग है प्रोजेक्टाइल है। आपका जो स्टमक होता है बच्चों के अंदर वो एम्प्टी होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं वो हंग्री होते हैं। ओके, सीएचपीएस के अंदर जो कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, सारा जो आपका खाना है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वॉमिटिंग के फॉर्म में बाहर आ जा रहा है, इसलिए स्टमक एम्प्टी है और चाइल्ड हंग्री है। जो दो चीजें एब्सेंट होती है इसके अंदर वो होती है पीईएम एंड पॉलीहाइड्रोएमिनेस। पीईएम एब्सेंट क्यों होता है? क्योंकि पीईएम मतलब प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा हफ्ते चाहिए होते हैं। ये आपका बच्चा 2 से 8 हफ्ते में ही प्रेजेंट कर दे रहा है ओपीडी के अंदर। ठीक है डॉक्टर। फिर हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ये भी एब्सेंट होता है। मैंने आपको एक फंडा बताया था कि अगर गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन है बच्चे के अंदर तो मदर के अंदर पॉलीहाइड्रोएमनियोस होगा, और अगर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो मदर के अंदर ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस। लेकिन ये प्रॉब्लम्स गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन और यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन की प्रेजेंट होनी चाहिए एंटीनेटली। बच्चे के अंदर अगर ये एंटीनेटली प्रेजेंट होगी तब जाके मदर के अंदर पॉलीहाइड्रोमनस और ऑलिगोहाइड्रोमनस प्रेजेंट होगा। ओके, ठीक है, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर क्या बच्चे को गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन था एंटीनेटली? जी नहीं। एंटीनेटली बच्चा जो था उसके अंदर कोई गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था। एंटीनेटली एवरीथिंग वाज नॉर्मल। सारे जो यूएसजी परफॉर्म किए गए थे एंटीनेटली वो भी आपके सारे नॉर्मल थे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन पे आपको दो चीजें देखनी होगी। एक ऑलिव शेप का लंब देखने को मिलता है एपिगैस्ट्रियम में, और लेफ्ट टू राइट पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलता है। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ऑलिव शेप का लंब एपिगैस्ट्रियम में और राइट लेफ्ट से राइट लेकर आपका पेरिस्टाल्सिस। तो ये दो चीजें आपको एग्जामिनेशन पे मिलती हैं। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका होता है यूएसजी। यूएसजी पे आपको दो फाइंडिंग मिलती है। पहली फाइंडिंग होती है एम्प्टी स्टमक। दूसरी फाइंडिंग में आप पाइलोरस की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं विच इज मोर देन 60 मिलीमीटर, एंड थिकनेस होती है मोर देन 4 मिलीमीटर। ये दोनों अगर चीजें प्रेजेंट है देन इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ सीएचपीएस। तो जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है दैट इज यूएसजी, ये डायग्नोस्टिक कब होता है सीएचपीएस का? जब पाइलोरस की लेंथ मोर देन 60 मिलीमीटर एंड थिकनेस मोर देन 4 मिलीमीटर होता है। फिर हम बात करते हैं यूएसजी पे आपको तीन साइंस देखने को मिलता है। एक होती है टारगेट साइन, दूसरी होती है एंट्रल निप्पल साइन, और तीसरी होती है सर्विक्स साइन। इसमें से जो एंट्रल निप्पल साइन और सर्विक्स साइन है ये आपको लॉन्जिट्यूडनल व्यू ऑफ यूएसजी के अंदर देखने को मिलती है। वही टारगेट साइन जो है ये आपको ट्रांसवर्स व्यू ऑफ यूएसजी के अंदर देखने को मिलती है। दोनों साइंस अगर आप देखोगे तो देखो ये लॉन्जिट्यूडनल व्यू है। लॉन्जिट्यूडनल व्यू में आपको एंट्रल निप्पल साइन और सर्विक्स साइन देखने को मिलती है। ये जो आपका पूरा हाइपरट्रॉफिक पाइलोरस है, ओके, इसके अंदर ये पाइलोरिक कनाल है हाइपरट्रॉफिक, ये सारी सर्कुलर मसल्स की आपकी हाइपरट्रॉफी हो चुकी है। आपको ये स्ट्रक्चर क्या सर्विक्स जैसा नहीं दिख रहा, इसलिए इसको सर्विक्स साइन बोला जाता है। एंट्रल निप्पल साइन क्यों बोला जाता है? ये पाइलोरस वाला पार्ट है। बाकी ये वाला जो पार्ट है स्टमक का ये कौन सा होगा? पाइलोरस के पहले वाला एंट्रम। और इसमें अगर आप देखोगे तो पाइलोरस का ये एक पार्ट जो थोड़ा सा निप्पल जैसा है और एक्सटेंड कर रहा है इनटू एंट्रम, इसीलिए इसको कहते हैं हम एंट्रल निप्पल साइन। एंट्रल निप्पल साइन और सर्विक्स साइन ये आपको लॉन्जिट्यूडनल व्यू के अंदर देखने को मिलती है। साथ में एम्प्टी स्टमक तो आप देख ही पा रहे हो। ट्रांसवर्स व्यू के अंदर आपको टारगेट साइन देखने को मिलती है, और टारगेट साइन आपको ट्रांसवर्स व्यू देखने को मिलती है ना, इसमें आपको एम्प्टी स्टमक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं बेरियम मील के ऊपर दिखने वाले साइंस के बारे में। बेरियम मील के ऊपर आपको 5 साइंस देखने को मिलता है। एक होती है स्ट्रिंग साइन, दूसरी होती है मशरूम साइन, तीसरी होती है डबल ट्रैक साइन, चौथी होती है कैटरपिलर साइन, और पांचवी होती है शोल्डर साइन। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग साइन के बारे में तो पाइलोरिक कनाल के अंदर अगर बेरियम जमा हो जाए सर तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग साइन। अगर आपका बेरियम सिर्फ और सिर्फ डेओडिनल बल्ब एंड साथ में पाइलोरिक कनाल दोनों के अंदर जमा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे मशरूम साइन। जैसे अगर आप देखो, ये आपका पाइलोरिक कनाल है और ये आपका डेओडिनल बल्ब।
अगर आपका बेरियम सिर्फ यहाँ पर जमा होगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग साइन। अगर आपका बेरियम ये इसके अंदर दैट इज पाइलोरिक कनाल के अंदर भी जमा हो जाएगा, पाइलोरिक कनाल है, इस पाइलोरिक कनाल में भी जमा हो जाएगा और इस डिओडेनल बल्ब के अंदर भी जमा हो जाएगा अगर आपका बेरियम, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम मशरूम साइन बोल देंगे, मशरूम साइन। ठीक है, अच्छे से बताता हूँ। ये आपका पाइलोरिक कनाल है, अगर सिर्फ इसमें जमा होगा आपका बेरियम तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग साइन। अगर पाइलोरिक कनाल के साथ साथ आपका जो बेरियम है ये इस एरिया में जिसको हम कहते हैं डिओडेनल बल्ब, इस डिओडेनल बल्ब के अंदर भी जमा हो जाए अलॉन्ग विद पाइलोरिक कनाल, तो उन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, मशरूम साइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मशरूम साइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो दो साइंस है इन्हीं को सिर्फ पहचानते आना चाहिए, स्ट्रिंग साइन और मशरूम साइन को। बाकी तीन साइन के नाम याद रख लीजिए, डबल ट्रैक साइन, फिर कैटरपिलर साइन, शोल्डर साइन। फिर हम बात करते हैं एक्सरे, ये पहचानते आना चाहिए, इसमें आपको सिंगल बबल साइन देखने को मिलती है। गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन जब भी होगा तब आपको एक्सरे के ऊपर सिंगल बबल साइन जो है वो देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। तो चूंकि CHPS एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है लीडिंग टू वॉमिटिंग, और इस वॉमिटिंग में सारा का सारा आपका गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आता है अलॉन्ग विद एसिड। जब एसिड बाहर चला जाएगा तो क्या H+ बाहर चला जाएगा, क्या क्लोरीन बाहर चला जाएगा, साथ में सोडियम का एंड पोटेशियम का, इन सब चीज़ों का लॉस होता है। लेकिन सोडियम जो है इसके लेवल्स फिर से करेक्ट कर दिए जाएंगे ड्यू टू अल्डोस्टेरॉन। तो अब आपको क्या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोकैलेमिक, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोकोलेमिक, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, ये आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन केस ऑफ CH। साथ में पैराडॉक्सिकल एसिडोरिया होता है। नॉर्मली अगर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है तो जो आपका ब्लड है, ब्लड क्या हो गया आपका, इसका मतलब अल्कोलोसिस में ब्लड भी आपका अल्कलाइन होगा। तो जाहिर सी बात है आप ये सोचोगे नॉर्मली कि यूरिन भी आपकी क्या होनी चाहिए, अल्कलाइन होनी चाहिए। लेकिन आपकी यूरिन जो होती है वो एसिडिक होती है, इसीलिए इस एसिडोरिया को हम पैराडॉक्सिकल एसिडोरिया कहते हैं। और इस पैराडॉक्सिकल एसिडोरिया के पीछे जो रीजन होता है वो भी अल्डोस्टेरॉन ही होता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट हमेशा याद रखें कि CHPS एक नॉन सर्जिकल इमरजेंसी, सर्जरी करने की कोई जल्दी है नहीं इस कंडीशन के अंदर। लेकिन जो आपको करना है, डिहाइड्रेशन को और एसिड बेस बैलेंस को, इन दोनों को करेक्ट करने के लिए आपको फ्लूइड देना पड़ेगा। अब फ्लूइड आप कौन सा देते हो, अडल्ट के अंदर आप नॉर्मल सलाइन देते हो, लेकिन चूंकि आपके बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, उनकी नेफ्रॉन्स की जो कंसंट्रेटिंग एबिलिटी होती है वो कम होती है, इसलिए आप चिल्ड्रन के अंदर N/2 सलाइन देते हो, दैट इज 0.45% का नॉर्मल सलाइन देते हो आप बच्चों के अंदर। साथ में अडल्ट के अंदर कभी भी आप डेक्सट्रोज नहीं दोगे, बच्चों के अंदर आप 5% डेक्सट्रोज जो है वो दे देते हो। जब ये दोनों चीजें आपने शुरू कर दी है IV पर बच्चे के लिए, फ्लूइड एज अ फ्लूइड, और जब बच्चा पहली बार यूरिनेट कर दे तो साथ में आप उस IV बॉटल के अंदर KCl भी ऐड कर दो ताकि हाइपोकैलेमिया को ट्रीट किया जा सके 20 मिलीग्राम के डोज के। तो यही यहाँ पर क्या होगा, तो पहले N/2 सलाइन देंगे 0.545% का अलॉन्ग विद 5% एक्स्ट्रा। जब बच्चा पहली बार यूरिनेशन करेगा इस ये देने के बाद तो KCl स्टार्ट कर दो 20 मिलीग्राम का, स्टार्ट व्हेन बेबी स्टार्ट द यूरिन आउट। रिंगर लैक्टेट को कभी प्रेफर नहीं करते CHPS के फ्लूइड ऑफ चॉइस के अंदर, क्योंकि जो रिंगर लैक्टेट होता है ये इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ अल्कोलोसिस। अब ये अल्कोलोसिस को रिस्क को कैसे इंक्रीज करता है वो बताता है। जो रिंगर लैक्टेट का लैक्टेट होता है ये लिवर के अंदर जाके क्लोरीन साइकिल के अंदर जाके बाइकार्बोनेट लेवल इंक्रीज करता है। बाइकार्बोनेट के लेवल जो है अल्कोलोसिस कॉज करवाता है, दस इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ अल्कोलोसिस। फिर हम बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है जब आपको ये समझ जाता है कि अगर ये क्राइटेरिया मीट हो गया तो हमें जो है सर्जरी के लिए रेडी है बच्चा। तो अगर आपका यूरिन आउटपुट मोर देन 1 मिलीलीटर पर केजी पर आर हो गया, या फिर आपका बाइकार्बोनेट लेवल लेस देन 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया, तो फिर बेसिकली आपको जो है ये सर्जरी के लिए ये बच्चा, ये पर्सन आपका रेडी है। ठीक है, अगर यूरिन आउटपुट मोर देन 1 मिलीलीटर पर केजी पर आर है या फिर बाइकार्बोनेट के लेवल लेस देन 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर हम बात करते हैं सर्जरी के बारे में। तो सर्जरी जो हम परफॉर्म करेंगे दैट वुड बी पाइलोरोमायोटॉमी, और इसका जो पहली बार जिस साइंटिस्ट ने किया था दैट वाज रामस्टेट्स। तो रामस्टेट्स पाइलोरोमायोटॉमी ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो जाता है। इसके अंदर नील पर ओरल रखना पड़ता है आपको पेशेंट को फॉर 6 आवर्स। रामस्टेट पाइलोरोमायोटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, पाइलोरस मसल को कट करते हैं, लेकिन याद रखें सिर्फ और सिर्फ पाइलोरस मसल को कट किया जाएगा, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को बिल्कुल टच भी हम नहीं करेंगे। फिर हम बात करते हैं एब्डोमिनल मसल्स को कट नहीं किया जाता, जस्ट स्प्लिट किया जाता है रामस्टेट पाइलोरोमायोटॉमी के अंदर। बाकी पाइलोरोप्लास्टी नहीं करते हम CHPS के अंदर, तो कंफ्यूज मत होना, पाइलोरोमायोटॉमी करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम एट्रोपिन को यूज कर सकते हैं, साथ में बलून डायलेटेशन भी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपको सिंगल बबल साइन मिल रहा है तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर डबल बबल साइन मिल रहा है तो डेओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर ट्रिपल बबल साइन मिल रहा है तो जेजुनल ऑब्स्ट्रक्शन है।
इतनी चीजें अगर आपको पता है तो अब हम बात करते हैं कुछ और कंसेप्ट के बारे में। ये कंसेप्ट सर ने एक्स्ट्रा से बताया हुआ तो इस पे सवाल आते भी है हमेशा। ये बात आप याद रखें कि जब भी गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो और वॉमिटिंग में एसिड बाहर निकल रहा हो उन अलोंग विथ ओनली ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स, कभी भी अगर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, वॉमिटिंग में सिर्फ एसिड और गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आ रहा है, तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो जाएगा। और इस मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस के कारण हम जो है फ्लूइड ऑफ चॉइस हमारा हमेशा नॉर्मल सलाइन होगा। रिंगर लैक्टेट कभी भी इस कंडीशन के अंदर आपका फ्लूइड ऑफ चॉइस नहीं होगा। ठीक है। डेक्सट्रोज जो है वो सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के अंदर ऐड करते हैं हम, अडल्ट के अंदर हम डेक्सट्रोज नहीं देंगे। अगर लॉस है जीआईटी के किसी कंटेंट का अदर देन वॉमिटिंग या लाइक जैसे मान लीजिए कि इंटेस्टाइन से कुछ लॉस हो रहा है जीआईटी का, तो रिंगर लैक्टेट हम देंगे, आपके नॉर्मल सलाइन को नहीं देंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके दूसरे डिजीज के बारे में, दैट इज मेंट्रियर्स डिजीज। देखो मेनेट्रियर्स डिजीज जो है ये आपका चिल्ड्रन के अंदर इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है साइटोमेगालोवायरस, और अडल्ट्स के अंदर मेंट्रियर्स डिजीज का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है एच पाइलोराई। ये इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द हाइपरट्रॉफिक प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोपैथी। मेंट्रियर्स डिजीज हाइपरट्रॉफिक प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोपैथी है। ये इसमें क्या होता है ना वो समझता है। ये तो डेफिनेशन होगी हाइपरट्रॉफिक प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोपैथी। इस डिजीज के अंदर हम बहुत सारा प्रोटीन लूज करने वाले हैं। हाइपरट्रॉफिक इसके अंदर किसी एक सेल लाइन का हाइपरट्रॉफी होने वाला है। ओके। कौन सा पार्ट ऑफ स्टमक इन्वॉल्व होता है मेंट्रियस डिसीज के अंदर, जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ फंडस एंड बॉडी। ये दो पार्ट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं मेनेट्रियस डिसीज के अंदर। जो दो पार्ट्स होते हैं एंट्रम एंड पाइलोरस, ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे इन दी मेंट्रियस डिसीज। म्यूकोजा होता है ये 4 to 5 टाइम्स थिक हो जाता है और जायंट रुगे आपको देखने को मिलते हैं मेनेट्रियस डिसीज के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि आपके पास मेनेट्रियस डिसीज को समझने के लिए हमको किस सेल्स की हाइपरट्रॉफी होती है वो समझने से पहले आपको पता है कि आपके पास 3 सेल लाइंस होती है स्टमक के अंदर। एक होते हैं फोव्यूलर सेल्स। फोव्यूलर सेल्स ये सरफेस पे, ये बेसिकली सरफेस म्यूकस ग्लैंड्स होती है। एक होती है पराइटल सेल्स। पराइटल सेल्स आपके एचसीएल को रिलीज करते हैं। और एक होते हैं आपके चीफ सेल्स। तो होता क्या है, ये जो फोव्यूलर सेल्स है जिनको हम सरफेस म्यूकस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, इनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो कि फोव्यूलर सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसके कारण पराइटल सेल्स और चीफ सेल्स जो है ये कम हो जाएंगे नंबर के अंदर। जब भी पराइटल सेल्स और चीफ सेल्स कम हो जाएंगे तो आपका एसिड प्रोडक्शन और एंजाइम प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो पैथोफिजियोलॉजी है इस डिसीज की वो है कि फोव्यूलर सेल्स की हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपरप्लेजिया हो जाता है, लीडिंग टू अ लॉट ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन। लीडिंग टू अ लॉट ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन। ये सारा म्यूकस यूटिलाइज तो होगा नहीं, तो म्यूकस का लॉस होगा। और म्यूकस मतलब प्रोटीन तो होता है, अगर म्यूकस का लॉस हो रहा है तो प्रोटीन का लॉस भी ऑब्वियसली होगा। और ये म्यूकस काफी सारा डायरिया भी कॉज करेगा। साथ में मेनिट्रियस डिसीज इज एसोसिएटेड विद टीजीएफ अल्फा ओवर एक्सप्रेशन, देयरफॉर हमेशा इसमें आपको कैंसर की रिस्क जो है वो बनी रहती है। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा की रिस्क हमेशा बनी रहेगी ड्यू टू टीजीएफ अल्फा ओवर एक्सप्रेशन। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो पहला क्लिनिकल फीचर होता है पेन, विच इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर। दूसरा होता है आपका डायरिया। तीसरा होता है वेट लॉस। चौथा होता है आपका हाइपोप्रोटीनीमिया। ड्यू टू प्रोटीन लॉस आपका हाइपोप्रोटीनीमिया होगा। हाइपोप्रोटीनीमिया मैनिफेस्ट कर सकता है एज एडिमा एनासाइटिस। ब्लोटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन आप बोलोगे मेनेट्रियर डिसीज के अंदर। तो मेनेट्रियर डिसीज के अंदर जो आपका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है एंडोस्कोपी, क्योंकि एंडोस्कोपी पे आपको सेरेब्रिफॉर्म स्टमक जो है देखने को मिल जाता है मेनेट्रियर डिसीज। मेनेट्रियर डिसीज पे क्या देखने को मिल जाएगा आपको, सेरेब्रिफॉर्म स्टमक जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी कोई दिक्कत नहीं। ओके। बायोप्सी आप क्यों करते हो, बायोप्सी आप करते हो फोव्यूलर हाइपरट्रॉफी को चेक करने के लिए। एंडोस्कोपी में आपको सेरेब्रिफॉर्म स्टमक दिख गया, जो कि इस ऐसी उसकी इमेज आपको एग्जाम में आ सकती है। तो ये सेरेब्रिफॉर्म स्टमक को अगर डिस्क्राइब करने को बोले तो इसमें जायंट रोगे आपको देखने को मिलेंगे। और आपका जो म्यूकोजा है ये 4 to 5 टाइम्स थिक हो चुका है। सीईसीटी भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। सीईसीटी में आप ये इमेजेस जो है वो देख लीजिए। ये पहली इमेज है सीईसीटी ऑफ मिलिट्री, ये दूसरी इमेज। फिर हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। पहला तो होगा आपका सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जिसमें प्रोटीन लॉस हो रहा है उस प्रोटीन लॉस को रिकम्पनसेट करने के लिए हम प्रोटीन रिप्लेनिशमेंट थेरेपी देंगे। ओके, प्रोटीन को रिप्लेनिश करेंगे। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में हम डायरिया वगैरह को कंट्रोल करेंगे। बाकी आप, मैंने बताया था कि एच पाइलोरा जो है ये बेसिकली प्रीडिस्पोज करता है इस कंडीशन को इन केस ऑफ अडल्ट्स। तो एच पाइलोरा इरेडिकेशन आप कर सकते हो टू रिड्यूस द सिम्टम्स। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन इस कंडीशन का ऑफ मेनेट्रियर डिसीज इज वेरी रेयर। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन ऑफ मेनेट्रियर डिसीज इज वेरी रेयर। फिर हम बात करते हैं सेटोक्सीमैब। सेटोक्सीमैब ये
ड्रग को हम यूज कर सकते हैं विच वर्क्स बाय एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी ये बहुत ही रेयर इंडिकेशन होता है, लेकिन कभी कभार हमको मेनिट्रियर डिसीज के अंदर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी भी करनी पड़ती है। तो ये तो हो गया भाई आपका मेनिट्रियर डिसीज। अगला जो टॉपिक है दैट इज योर गैस्ट्रिक वॉल्वुलस। गैस्ट्रिक वॉल्वुलस के अंदर बेसिकली पहले वॉल्वुलस इस टर्म का मीनिंग समझते हैं। वॉल्वुलस का मतलब होता है रोटेशन। अब रोटेशन मान लीजिए किसी अगर हॉलो ऑर्गन का होता है रोटेशन, तो फिर उस हॉलो ऑर्गन के रोटेशन को हम वॉल्वुलस कहेंगे। लेकिन अगर रोटेशन किसी सॉलिड ऑर्गन का होता है तो उसको हम टॉर्जन कहते हैं। जैसे कि टॉस्टिकुलर टॉर्जन, ओवेरियन टॉर्जन, वो आपके सॉलिड ऑर्गन से इसलिए उनका टॉर्जन होगा। और आपके गैस्ट्रिक वॉल्वुलस स्टमक का हो रहा है उसको वॉल्वुलस बोलेंगे, सिग्मॉइड का हो रहा है उसको वॉल्वुलस बोलेंगे। गैस्ट्रिक वॉल्वुलस आपके दो टाइप का होता है, एक ऑर्गेनो एक्सियल और एक होता है मिसेंट्रो एक्सियल। जो आपका ऑर्गेनो एक्सियल होता है वो इस एक्सिस के अराउंड रोटेशन होगा और मिसेंट्रो एक्सियल में इस एक्सिस के अराउंड रोटेशन होगा। आपको एक्सिस ना भी याद रहे तो चलेगा, जो मेन अभी चार डिफरेंसेस में बताने वाला हूँ बिटवीन ऑर्गेनो एक्सियल एंड मिसेंट्रो एक्सियल वो आपको याद रखना है। ऑर्गेनो एक्सियल बहुत कॉमन होता है गैस्ट्रिक वॉल्वुलस के अंदर, मिसेंट्रो एक्सियल काफी रेयर होता है। ऑर्गेनो एक्सियल हमेशा किसी एनाटॉमिकल डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड रहेगा, जैसे कि डायफ्रैग्मेटिक डिफेक्ट। कोई डायफ्रैग्मेटिक डिफेक्ट मतलब कोई रोलिंग हाइटस हर्निया, ओके। और कभी भी आपका जो मिजेंट्रो एक्सिल है किसी डायफ्रैग्मेटिक डिफेक्ट के साथ, किसी एनाटॉमिकल डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं रहेगा। जो ऑर्गेनो एक्सिल है ये एक्यूट प्रेजेंटेशन के साथ आएगा। देयरफॉर एक्यूट प्रेजेंटेशन के कारण इसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे, इंक्लूडिंग नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। तो वही जो आपका मिजेंट्रो एक्सिल होगा इसका क्रॉनिक एंड रिकरेंट प्रेजेंटेशन होगा, ड्यू टू विच ये लेस कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करेगा। फिर हम बात करते हैं कि ये इमेजेस आपको याद रखनी है कि कैसे इस एक्सिस के अलोंग अगर आपका रोटेशन हो रहा है तो उसको ऑर्गेनो एक्सियल वॉल्वुलस बोलेंगे। इसमें ग्रेटर कर्वेचर ऊपर चला जाता है, लेसर कर्वेचर नीचे नीचे रह जाता है। मिजेंट्रो एक्सियल में इस एक्सिस के अलोंग अगर रोटेशन होता है तो फिर वो इस तरीके से रोटेशन होता है। आपको ये डायग्राम्स, ये फोटोज आप दिमाग में याद रख लीजिए, डायरेक्ट फोटोज आ सकते हैं। प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो मेनली ऑर्गेनो एक्सियल वॉल्वुलस के अंदर आपका बोरचार्ड स्ट्राइट होता है प्रेजेंटेशन का, जिसमें तीन चीजें होती है। एक होता है एपिगैस्ट्रिक पेन, दूसरा होता है रेचिंग विदाउट वॉमिटिंग और तीसरा होता है इनएबिलिटी टू पास नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो इस स्टमक के अंदर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आप कैसे पास करें। तो बोरचार्ड स्ट्राइट इज एपिगैस्ट्रिक पेन, रेचिंग विदाउट वॉमिटिंग एंड इनएबिलिटी टू पास द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तीन इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं, एक्सरे, बेरियम मिल। बेरियम मिल आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है इसके अंदर। और आपको जो है मिनट वॉल्वुलस के अंदर आपको कैस्केड साइन एंड कप एंड स्पिल साइन जो है देखने को मिल सकती है। तो बेरियम मिल पे आपको कैस्केड एंड कप एंड स्पिल साइन देखने को मिल सकती है, ये यहाँ पर दी गई है। बाकी सीसीटी का भी यहाँ पर इमेज देखा गया है। दोनों के अंदर आप देख सकते हो ग्रेटर कर्वेचर ऊपर चला गया है, लेसर कर्वेचर नीचे है। इसमें भी ग्रेटर कर्वेचर ऊपर चला गया है, लेसर कर्वेचर नीचे है। दोनों वॉल्वुलस की इमेजेस ही है। ट्रीटमेंट में हम जो है एंडोस्कोपिक रिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसका सक्सेस रेट बहुत कम होता है, इसलिए हम एंडोस्कोपिक रिडक्शन करते नहीं हैं। फिर हम बात करते हैं लैप्रोटोमी के बारे में। लैप्रोटोमी एंड डी रोटेशन अलॉन्ग विद एंटीरियर गैस्ट्रोपेक्सी, ये भी एक मोडालिटी है ट्रीटमेंट की। एंटीरियर गैस्ट्रोपेक्सी में हम एंटीरियर वॉल ऑफ स्टमक को स्टिच कर देते हैं या फिर बेसिकली फिक्स कर देते हैं, इज फिक्स्ड टू द एंटीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन, टू द एंटीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेजोआर डिसीज के बारे में। देखो बेजोआर का मीनिंग क्या होता है, इट इज बेसिकली लंप ऑफ फॉरेन बॉडी इन जीआईटी। फॉरेन बॉडी का अगर कोई लंप होता है जीआईटी के अंदर उसको हम बेजोआर कहते हैं। अब ये अलग अलग टाइप्स का होता है। अगर हेयर बॉल अगर आपका जमा हो जाए स्टमक के अंदर तो उसको हम ट्राइकोबेजोआर बोलेंगे। अगर आपका फाइटोबेजोआर क्या होता है, फाइटोबेजोआर मतलब बेसिकली वेजिटेटिव फाइबर्स का लंप अगर बन जाए स्टमक के अंदर तो उसको फाइटोबेजोआर बोलेंगे। पेक्टिन का कभी लंप बनेगा नहीं स्टमक के अंदर क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाता है। सेलुलोज का भी नहीं बनेगा क्योंकि वो भी पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। लिग्निन का बन सकता है क्योंकि इट कांट बी डाइजेस्टेड। फिर हम बात करते हैं मेटल बेजोआर। मेटल बेजोआर आपको साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। आपके पास कोई ऐसी पेशेंट आएगी 50 साल की, 60 साल की, जो कि फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, और आपको कुछ ऐसा एक्सरे दिखेगा उनके एब्डोमेन में। आप देख सकते हो कि बहुत सारे फोर्क्स, बहुत सारी प्लेट्स, बहुत सारी ऐसे मेटालिक चीजें जो है उन्होंने इंजेस्ट करके रखी है। तो ये ऑब्वियसली एक साइकेट्रिक पेशेंट होता है जो ये सब काम करता है। फार्माकोबोजोर के अंदर जो है काफी सारी ऐसी ड्रग्स आपने ली होती है जो कि डिजोल्व नहीं होती वाटर के अंदर। डाई आइसोपायरोबिजोर की अगर हम बात करते हैं, इट इज ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ अनराइप पर्सिमन्स। जो पर्सिमन्स होता है ये आपके ऑरेंज लाइक फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर शुबोल नाम का टॉक्सिन होता है, लीडिंग टू डाई आइसोपायरोबिजोर। ये क्लैरिटी अगर आपको आ गई इन बाकी के पायरोजोर बेजोर के बारे में तो ये इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं वैसे, जो फाइटोबेजोर, मेटल बेजोर और फार्माकोबेजोर बताए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका ट्राइकोबेजोर, जिसमें हेयर बॉल आपको देखने को मिलता है स्टमक के अंदर।
लेकिन अगर ये हेयर बॉल स्टमक के साथ साथ डेओडेनम में भी एक्सटेंड करे तो उसको हम कहते हैं रापुंजल सिंड्रोम। रापुंजल सिंड्रोम के अंदर आपका जो हेयर लंप होता है ये होल स्टमक को तो ऑक्यूपाई करता है, साथ में एक्सटेंड करता है अप टू डेओडेनम। ये आपको ट्राइकोबिजोर जो है या फिर रापुंजल सिंड्रोम है जो है ये आपको यंग फीमेल के अंदर देखने को मिलता है अलॉन्ग विद साइकेट्रिक इलनेस, जिनके साथ आपको ट्राइकोफिजिया देखने को मिलेगा, मतलब खुद के हेयर्स प्लक करके ये लोग खाते हैं। मेनली ये प्रेजेंट करते हैं अलॉन्ग विद पेन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, और आपको जो है एक्सरे वगैरह पे सीटी स्कैन सॉरी यूएसजी और सिटी स्कैन जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है इसका, उस पर आपको ये जो कंडीशन है पहचान में आती है। ट्रीटमेंट इसका आप करोगे वाया सर्जरी। तो कुछ इस तरीके से हमने 4 माइनर टॉपिक्स खत्म किए स्टमक के। सारों की अगर रिवाइजन करवाओ तो बहुत इजीली हम सारों की रिवीजन करवा सकते हैं। शुरू करते हैं हम सीएचपीएस के साथ। सीएचपीएस का दूसरा नाम होता है इन्फेंट हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसका 1 in 300 इंसिडेंस है, मेल टू रेशो 4:1 है। सर्कुलर मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है लीडिंग टू गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। एरिथ्रोमाइसिन इसका रिस्क फैक्टर है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान या विद इन 2 मंथ्स ऑफ विद इन 2 वीक्स ऑफ बर्थ अगर लिया है तो इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सीएचपीएस। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर होता है वॉमिटिंग, जो कि नॉन बिलियस होती है क्योंकि आपका ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉक्सिमल टू एम्पुल ऑब्लिटर है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है 2 to 8 वीक्स के बाद ये प्रेजेंट करता है आपके डॉक्टर के पास। स्टमक एम्प्टी होता है, चाइल्ड हंग्री होता है, पीईएम पॉलीहाइड्रोमनेस ये दोनों अब्सेंट होते हैं क्योंकि एंटीनेटली बच्चा बहुत नॉर्मल था। दो एग्जामिनेशन के ऊपर फाइंडिंग मिलती है, एक ऑलिव शेप का लंप आपके एपिगैस्ट्रियम में और एक लेफ्ट टू राइट पेरिस्टाल्सिस। फिर हम बात करते हैं आपके इन्वेस्टिगेशन के बारे में। पहला इन्वेस्टिगेशन जो कि आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है दैट इज आपका यूएसजी, जिसमें पाइलोरस की लेंथ अगर मोर देन 16 मिलीमीटर है, थिकनेस मोर देन 4 मिलीमीटर है, इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ सीएचपी। दूसरी फाइंडिंग यूएसजी पे होती है आपकी एम्प्टी स्टमक। साइंस जो आप यूएसजी पे देख सकते हो दैट इज टारगेट साइन, एंट्रल निप्पल साइन और सर्विक्स साइन। इसमें से एंट्रल निप्पल साइन और सर्विक्स साइन आपको लॉन्जिट्यूडनल व्यू में देखने को मिलती है, तो वही ट्रांसवर्स व्यू में आपको टारगेट साइन देखने को मिलती है। दोनों साइंस आप देख सकते हो आराम से। बेरियम मील के ऊपर आपको पार्ट साइंस देखने को मिलती है। स्ट्रिंग साइंस तब देखने को मिलती है जब बेरियम सिर्फ पाइलोरिक कनाल के अंदर जमा होता है। मशरूम साइज तब जब देखने को मिलती है जब बेरियम आपका डेवडेनल बल्ब के साथ साथ पाइलोरिक कनाल के अंदर जमा होता है। डबल ट्रैक साइन, कैटरपिलर साइन और शोल्डर साइन के सिर्फ नाम पता होने। फिर हम बात करते हैं आपके एक्सरे के बारे में। तो एक्सरे के अंदर आपको सिंगल बबल साइन देखने को मिलेगा हमेशा गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोकैलेमिक, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस देखने को मिलता है अलॉन्ग विद पैराडॉक्सिकल एसिडिटी। सोडियम के लेवल्स भी गिरते हैं लेकिन दे आर करेक्टेड बाय द अल्डोस्टेरोन। ट्रीटमेंट में ये एक नॉन सर्जिकल इमरजेंसी है जिसमें पहले आप डिहाइड्रेशन को और एसिड बेस बैलेंस को करेक्ट करते हो बाय फ्लूइड। फ्लूइड हम जो देते हैं सीएचपीएस के पेशेंट के अंदर वो N/2 सलाइन होता है 0.45% का अलॉन्ग विद 5% डेक्सट्रोज एंड 20 मिलीग्राम ऑफ केसीएल। 20 मिलीग्राम ऑफ केसीएल हम तब शुरू करते हैं जब बेबी यूरिन आउटपुट शुरू करता है। रिंगर लैक्टेट को हम इसीलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि लैक्टेट आपके लिवर के अंदर जाके कोरिक साइकिल के थ्रू बाइकार्बोनेट बनाता है, देयरफॉर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ अल्कोलोसिस। सर्जरी हमें तब करनी शुरू जब आपका यूरिन आउटपुट मोर देन 1 मिलीलीटर पर केजी पर आर हो जाए और आपका बाइकार्बोनेट लेस देन 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाए। जो आप सर्जरी करते हो दैट इज बेसिकली पाइलोरोमायोटॉमी। इसको हम रामस्टेड पाइलोरोमायोटॉमी के नाम से भी जानते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। इसके लिए नील पर ओरल रखना पड़ता है 6 घंटे के लिए। सिर्फ और सिर्फ पाइलोरस मसल को कट करेंगे, म्यूकोजा और सबम्यूकोजा को बिल्कुल हम टच नहीं करते। एब्डोमिनल मसल्स को स्प्लिट किया जाता है ना कि कट। पाइलोरोप्लास्टी ये हमारा कोई इसका कोई लेना देना नहीं होता है पाइलोरोप्लास्टी का इन केस ऑफ द सीएचपीएस। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम एट्रोपिन दे सकते हैं, बलून डायलेटेशन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सिंगल बबल साइन आपको जो है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। डबल बबल साइन आपको डिओडिनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। ट्रिपल बबल साइन आपको जेजुनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट आता है along with gastric outlet obstruction with vomiting of gastric content along with acid, तो उस पेशेंट के अंदर आपको मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। इसीलिए इस अल्कोलोसिस जब भी दिखता है आपको ऑलरेडी पेशेंट के अंदर रिंगर लैक्टेट नहीं देते क्योंकि रिंगर लैक्टेट इसी अल्कोलोसिस के रिस्क को इंक्रीज करता है। तो फ्लूइड ऑफ चॉइस आपका नॉर्मल सलाइन होता है। डेक्सट्रोज को सिर्फ और सिर्फ हम चिल्ड्रन के अंदर ऐड करते हैं, अडल्ट के अंदर हम डेक्सट्रोज नहीं देंगे। अगर लॉस है जीआईटी के कंटेंट का लेकिन अदर देन वॉमिटिंग अदर देन एसिड लाइक फ्रॉम इंटेस्टाइन तो रिंगर लैक्टेट जो है हम दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके दूसरे डिसीज के बारे में दैट इज मेंट्रियसिस। ये बेसिकली प्रीडिस्पोज होता है चिल्ड्रन के अंदर ड्यू टू सीएमबी, अडल्ट्स के अंदर ड्यू टू एच पाइलोराई। इसके अंदर डिक्रीज एसिड एंड एंजाइम प्रोडक्शन होता है ड्यू टू डिक्रीज फंक्शन ऑफ द पैराइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स। हाइपरट्रॉफिक प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोपैथी होती है जिसमें प्रोटीन का बहुत ज्यादा लॉस होता है। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टमक इंक्लूडिंग फंडस एंड बॉडी इन्वॉल्व होता है। म्यूकोजा 4 to 5 times थिक होता है। रुके जाइंट होता है। फोविलर हाइपरट्रॉफी होती है लीडिंग टू म्यूकस लॉस। ये म्यूकस लॉस प्रेजेंट करता है डायरिया एंड प्रोटीन लॉस। टीजीएफ अल्फा की ओवर एक्सप्रेशन के कारण देयर इज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। क्लिनिकल फीचर्स में मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर इज पेन अलोंग विद डायरिया।
बाकी वेट लॉस तो होने ही वाला है। हाइपोप्रोटीनीमिया कैन मैनिफेस्ट एज इडिमा एंड असाइटिस। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन आपका एंडोस्कोपी होता है, जिसमें आपको सेरेब्रिफॉर्म स्टमक देखने को मिलेगा, विच हैज जायंट रुगे एंड 4 to 5 टाइम्स म्यूकोसा। बायोप्सी आप करते हो फॉर लुकिंग फॉर दी फोविलर एट्रोफी, फोविलर हाइपरट्रॉफी, और सीईसीटी के ऊपर आप जो है ये इमेजेस देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं आपके ट्रीटमेंट के बारे में। तो मेनिट्रियसिस का ट्रीटमेंट काफी इजी है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्लस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सपोर्टिव में हम प्रोटीन रिप्लेनिशमेंट करेंगे। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के अंदर हम डायरिया को ट्रीट करेंगे। एच पाइलोरा इरेडिकेशन जो है ये सिम्टम्स को रिड्यूस कर देता है। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन आपके सीएचपीएस का काफी रेयर होता है। सेटोक्सिमेब इस ड्रग को हम यूज कर सकते हैं, विच वर्क्स वाया एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी भी एक इंडिकेशन हो सकता है सीएचपीएस के अंदर इन लेट कंडीशन। फिर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक वॉल्वुलस के बारे में। वॉल्वुलस को हम रोटेशन कहते हैं। अगर ये सॉलिड ऑर्गन्स का होता है तो उसे हम टॉर्जन कहेंगे। अगर ये हॉलो ऑर्गन्स का होता है तो इस रोटेशन को हम वॉल्वुलस कहेंगे। आपका वॉल्वुलस दो एक्सिस के अराउंड होता है, ऑर्गेनो एक्सियल, मेसेंट्रो एक्सियल। अगर ये ऑर्गेनो एक्सियल होता है तो कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, मेसेंट्रो एक्सियल होता है तो इस एक्सिस के अराउंड इस तरीके से रोटेट करेगा। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनो एक्सियल और मेसेंट्रो एक्सियल के कुछ डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए। ऑर्गेनो एक्सियल जो है ज्यादा कॉमन होता है। इट इज ड्यू टू एनाटॉमिकल कॉज लाइक डायफ्रैग्मेटिक डिफेक्ट। ये एक्यूट प्रेजेंटेशन के साथ आता है, देयरफॉर हैज मोर कॉम्प्लिकेशंस लाइक नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। मेसेंट्रो एक्सियल जो होता है, जो इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करने वाला है, ये बेसिकली रेयर रेयर है, रेयर वॉल्वुलस का टाइप है, जिसमें कोई एनाटॉमिकल कॉज नहीं होता। ये क्रॉनिक एंड रिकरेंट प्रेजेंटेशन के साथ आता है और काफी कम कॉम्प्लिकेशन इसमें होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये आपकी कुछ इमेजेस है। ये ऑर्गेनो एक्सियल वॉल्वुलस की इमेज है, ये मेसेंट्रो एक्सियल वॉल्वुलस की इमेजेस है। ये दोनों आपको इमेजेस याद रखनी। प्रेजेंटेशन होता है मोस्टली ऑर्गेनो एक्सियल के अंदर अलॉन्ग विद बॉर्चार्ड स्ट्राइप। बॉर्चार्ड स्ट्राइप में आपको एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, रेचिंग होगी विदाउट वॉमिटिंग, और इनएबिलिटी होगी टू पास द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तीन इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो, एक एक्सरे, दूसरा बेरियम मील। बेरियम मील आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, जिसमें कैस्केड साइन, और दूसरा आपका कप एंड स्पूल साइन प्रेजेंट होता है। तीसरा इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो, दैट इज सीईसीटी, आल्सो कॉल्ड एज एनसीसीटी। ट्रीटमेंट के लिए हम एंडोस्कोपी रिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसका हाई फेलियर रेट होता है, इसलिए इसको अकेले परफॉर्म तो कभी नहीं करना। दूसरा, लैप्रोटोमी एंड डी रोटेशन के साथ एंटीरियर गैस्ट्रोपेक्सी करनी पड़ती है। एंटीरियर गैस्ट्रोपेक्सी के अंदर जो एंटीरियर वॉल ऑफ स्टमक होता है उसको अटैच कर दिया जाता है या फिर फिक्स कर दिया जाता है विद एंटीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन। बेजोर की अगर हम बात करते हैं तो इट इज लंप ऑफ फॉरेन बॉडी इन द जीआईटी, उसको हम कहते हैं बेजोर। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बिंग ट्राइकोबेजोर, इसमें हेयर बॉल आ जाता है स्टमक के अंदर। अगर ये हेयर बॉल आपका पूरे स्टमक को ऑक्यूपाई कर ले और साथ में आपके डिओडिनम को भी एक्सटेंड कर जाए तो उसको हम बोलेंगे रैपुंजल सिंड्रोम। दिस बेजोर इज सीन इन यंग फीमेल्स विद साइकेट्रिक पेशेंट्स, जिसमें ट्राइकोफेजी आपको देखने को मिलता है। मेनली ये प्रेजेंट करता है विद पेन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। फिर हम बात करते हैं यूएसजी एंड सिटी स्कैन, इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। ट्रीटमेंट के लिए हम सर्जरी करते हैं। अगर दूसरे बेजोर की बात करते हैं तो वो होता है फाइटोबेजोर, इसमें वेजिटेटिव फाइबर्स या फिर लंप आपका जो है उसका स्टमक के अंदर लंप बन जाता है। पेक्टिन का कभी लंप नहीं बनेगा बिकॉज इट इज गेट डाइजेस्टेड। सेलुलोज का भी नहीं बनेगा क्योंकि इट गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड। लिग्निन का लंप जो है बहुत ज्यादा कॉमन होता है, इट विल नेवर गेट डाइजेस्टेड। मेटल बेजोर साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, जैसे 50 ईयर्स की कोई फीमेल है, पेन और ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आती है, आप एक्सरे करते हो तो भौचक्के हो जाते हो। उस पेशेंट के स्टमक के अंदर 40-50 फोक्स प्रेजेंट है, ये खुद से उसने खाया होता है क्योंकि वो साइकेट्रिक पेशेंट होता है। फार्माकोबेजोर के अंदर नॉन डिजॉल्वेबल बहुत सारी मेडिसिन आपने ले ली है। डाई आइसोपायरिजोर, इट इज ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ अनराइप पर्सिमन्स, जिसके अंदर एक टॉक्सिन होता है शिबोल टॉक्सिन, लीड्स टू डाई आइसोपायरिजोर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम कुछ सवालों की बात करेंगे। पहला, अकॉर्डिंग टू द इमेज गिवन बिलो ऑब्टेन फ्रॉम द स्टमक ऑफ अ वुमन, व्हिच ऑफ द स्पेशलिस्ट इज नीडेड। तो ये आपका केस हो जाता है ट्राइकोफिजोर का, साइकेट्रिस्ट की तरफ भेजना पड़ेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द वॉल्वुलस। तो ये इट इज एसोसिएटेड बॉर्चार्ड साइड करेक्ट। ऑर्गन एक्सियल इज एसोसिएटेड डायफ्रैग्मेटिक डिफेक्ट, ये भी करेक्ट है। ऑर्गन एक्सियल हैज लेस चांस ऑफ नेक्रोसिस, जी नहीं, ऑर्गन एक्सियल हैज मोर चांस ऑफ नेक्रोसिस एक्चुअली। ओके, ऑर्गन एक्सियल हैज मोर चांसेस ऑफ नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। फिर ये आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मेसेंट्रो एक्सियल हैज मोर एक्यूट प्रेजेंटेशन, नहीं, इसका क्रॉनिक एंड रिकरेंट प्रेजेंटेशन होता है। इट इज एसोसिएटेड विद डायफ्रैग्मेटिक डिफेक्ट, करेक्ट। प्रेजेंट्स विद बॉर्चार्ड स्ट्राइट, इट इज आल्सो करेक्ट। ऑर्गन एक्सियल वॉल्वुलस इज द कॉमनेस्ट। फिर हम बात करते हैं आपके इस क्वेश्चन के बारे में। एक मिडिल एज पेशेंट है हु प्रेजेंटेड विद द एपिगैस्ट्रिक पेन, वेट लॉस, डायरिया एंड हाइपोप्रोटीनिमिया, अंडरवेंट अपर जीआई एंडोस्कोपी, व्हाट इज फॉल्स रिगार्डिंग द स्टेटमेंट। ये आपको एंडोस्कोपिकली इमेज से समझ में आ गया क्या ये मेनेट्रियर डिसीज है। इस मेनेट्रियर डिसीज के अंदर हम
सेटोक्सिम आपको यूज कर सकते हैं। टोटल गैस्ट्रोमी कभी भी कभार इंडिकेटेड हो सकता है, और अगर अकेले हो तो एच पाइलोरी एरेडिकेशन कैन रिजॉल्व दी सिम्टम्स। इट डज नॉट रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली, ये आपको इतना याद रखना है, ये स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस नहीं करता। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं मेनिट्रियस डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट एक्सेसिव प्रोटीन लॉस होता है, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होता है, डायरिया होता है, हाइपरक्लोराइड्रिया नहीं होता है। एक क्लोराइड्रिया होता है क्योंकि आपके जो दूसरे सेल लाइन्स है, दैट इज बेसिकली पैराइटल सेल लाइन्स, और आपकी दूसरी होती है एक और, दैट इज वो आपकी शट डाउन कर जाती है, तो इसके कारण एक क्लोराइड्रिया आपको देखने को मिलता है। साथ में फॉल्स अबाउट मेनिट्रियस डिसीज इज, तो पहला इट इज डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया ऑफ फोवेलर म्यूकोसेल्स, करेक्ट है, हाइपरप्लेजिया भी होता है। इट हैज इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक एडेनोकार्सिनोमा, ये भी करेक्ट है। एंट्रल इन्वॉल्वमेंट इज वेरी कॉमन, एंट्रम का इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग दिस कंडीशन ऑफ मेनिट्रियस डिसीज इट इज नॉट इज वेरी कॉमन। हाइपोप्रोटीनेमिया ये भी काफी कॉमन। फिर हम बात करते हैं आपके गैस्ट्रिक कंड्यूट इज बेस्ड ऑन व्हिच आर्टरी, तो जो नया स्टमक है इट इज सप्लाइड बाय राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी। फिर हम बात करते हैं कि ऑल आर ट्रू फॉर मेनिट्रियस डिजीज एक्सेप्ट, क्या इसमें प्रोटीन लॉस होता है? जी हाँ, ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, डिक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन होता है, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं आपके इस क्वेश्चन के बारे में। एक 35-year-old का मेल है विद गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी विद मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज प्रेफर्ड? गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन प्लस वॉमिटिंग के मल्टीपल एपिसोड्स, आपका नॉर्मल सलाइन रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ। फिर हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फ्लूइड ऑफ चॉइस इज इसोफेगस के सीएचपीएस के अंदर, विच इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस, तो वो होता है 5% डेक्सट्रोज, 0.45% NaCl एंड 20 मिलीग्राम ऑफ KCl। फिर हम बात करते हैं कि अ पेशेंट हैविंग रिकरेंट वॉमिटिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ एसिड बैलेंस इम्बैलेंस हैज सीन इन दिस पेशेंट। तो आपको मेटाबॉलिक अल्कोलासिस देखने को मिलता है ड्यू टू रिकरेंट वॉमिटिंग। ओके, फिर हम बात करते हैं इन तीन क्वेश्चन के बारे में। A woman brought 4 weeks old child to the OPD with complaints of recurrent vomiting. USG showed the following finding. What is the diagnosis? CHPS हो जाएगा, cervix and antral nipples and with along with empty stomach, आप देख। A child was brought with recurrent episodes of vomiting. An X-ray was done which was seen in the patient. आपको बताना है कि हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया और हाइपरनेट्रेमिया, इस पेशेंट के अंदर हाइपोकैलेमिया है, ये फिर भी हम देखेंगे एक बार। ओके सॉरी, हाइपोकैलेमिया ही होगा क्योंकि ये आपको सिंगल बबल साइन पहचान में आ गया, तो ये CHPS की कंडीशन है, इसमें हाइपोकैलेमिक हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, तो हाइपोकैलेमिया आपका आंसर हो जाएगा। ये आयनी सेट का क्वेश्चन है जिसमें रैट टेल साइन इज गिवन फॉर अक्लेजिया, यहाँ पर कैंसर अगर होता तो रैट टेल साइन को कैंसर के साथ जोड़ते, स्ट्रिंग साइन इज सीन इन CHPS। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम जो है ये 4 टॉपिक्स आपके स्टमक के खत्म करते हैं। अगले ऑडियो के अंदर या फिर अगले वीडियो के अंदर हम जो है बेसिकली स्टार्ट करेंगे एसिड पेप्टिक।